क्योंकि ये रेजांगला की लड़ाई हमारा एक एक फौजी, एक एक जवान और खासकर वो अहीर जो गुड़गांव, हरियाणा और आसपास के रेवाड़ी के रहने वाले हैं, वो आज भी गर्व करते हैं। एक ऐसी लड़ाई जिसने अहीरों की ताकत पूरी दुनिया को दिखा दी। एक ऐसी जंग जिसमें 120 अहीर सैनिकों ने चीनियों को मुंह की खाने पर मजबूर कर दिया। जंग ऐसी कि जब सैनिकों की लाशें मिली तो कोई बंदूक लेकर खड़ा था तो किसी के सीने में गोलियों के निशान थे। एक ऐसा युद्ध जिसमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के लड़कों ने मौत से सीना अड़ाकर दुश्मनों के हौसलों को पस्त कर दिया। आखिर क्या थी 1962 की रेजांगला की जंग, जिसने दुनिया को यादवों की ताकत का एहसास कराया। सदन के बाहर बोल रहा हूं कि चीन हिंदुस्तान पर हमला करेगा और उसकी कुदृष्टि लगी हुई है। एक दौर में भारत के रक्षा मंत्री रहे मुलायम सिंह यादव और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने चीन को भारत का सबसे बड़ा दुश्मन कहा था। रेजांगला की जंग भी उसी का सबूत है। 1962 में भारत और चीन की जंग चरम पर थी। लद्दाख के रेजांगला में LAC के बिल्कुल पास 13 कुमाऊं रेजिमेंट की चार्ली कंपनी डटी हुई थी। -30 डिग्री तापमान, तूफानी हवाएं, न ढंग के स्वेटर, दस्ताने, न सही बंकर, पत्थरों से बने खुले मोर्चों में आधी ऑक्सीजन में सिर्फ जिंदा रहना ही एक लड़ाई थी और उस पर दुश्मनों से मुकाबला करना मतलब मौत। लेकिन 18 नवंबर 1962 की सुबह जवानों ने देखा 3000 से भी ज्यादा चीनी सैनिक मॉडर्न हथियारों से लैस रेजांगला की ओर बढ़ रहे थे। फिर भी मेजर शैतान सिंह भाटी का एक आदेश साफ था, 1 इंच भी पीछे नहीं हटना है। इसके बाद एक जंग हुई, शहादतें हुई और महीनों के बाद जब बर्फ पिघली तो जवान अपनी पोजीशन में जमे हुए मिले। किसी के हाथ में बंदूक थी, कोई लड़ाई की पोजीशन में बैठा था। भारत और चीन के बीच जंग अपने उरूज पर थी। उसी दौरान चार्ली कंपनी की कमान मेजर शैतान सिंह भाटी संभाल रहे थे। शैतान सिंह की बहादुरी ऐसी कि आज भी राजस्थान में उनकी पूजा होती है। उनकी कंपनी के सारे जवान यूपी, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के थे। कश्मीर में तैनाती की वजह से सर्दियों का तजुर्बा तो था, लेकिन लद्दाख जैसे बर्फीले जहन्नुम से उनका सामना कभी नहीं हुआ। यहाँ की हवाएं इतनी सर्द थीं कि खाने पीने की हर चीज पत्थर बन जाती थी। लॉन्स नायक रामचंद्र यादव बताते हैं कि जवानों के पास न तो ढंग के कपड़े थे, कुछ ही दिनों में लोग बीमार पड़ने लगे। जवानों ने सिर्फ बिस्किट खाकर भी कई दिनों तक गुजारा किया। बाद में एक बड़ा प्रेशर कुकर मिला जिसमें चावल उबाल कर खाए जाते थे। नेवल मैक्सवेल की किताब इंडियाज चाइना वॉर में लिखा जाता है, नेहरू को यकीन था कि चीन भाईचारा नहीं तोड़ेगा, लेकिन एक एक कर भारतीय चौकियां गिरती गईं और सदमा बढ़ता गया। लद्दाख में अब सिर्फ चुशूल ही बचा था। रेजांगला पास पर 13 कुमाऊं के जवान जान हथेली पर रखकर मोर्चा संभाल रहे थे। बोरे मंगवाए गए, उनमें कंक्रीट भरकर बंकर बनाए गए। भारतीय सेना के पास ऊंचाई का फायदा था, 18,300 फीट। चीन नीचे 16,000 फीट पर था। रात ठंडी थी, बर्फीला तूफान चल रहा था। तभी रेडियो ऑपरेटर रामचंद्र यादव को ऑर्डर मिला, कंपनी पीछे हट जाए। लेकिन मेजर शैतान सिंह का जवाब आया, हम अपनी पोजीशन नहीं छोड़ेंगे, जब तक जिंदा है रेजांगला की मिट्टी नहीं छोड़ेंगे। 18 नवंबर की सुबह दुश्मन दबे पांव आगे बढ़ रहा था। जब चीन रेंज में आया, भारतीय जवानों ने मशीन गन्स और लाइट मशीन गन्स से दुश्मनों को रोक दिया। शुरुआत में एक भी भारतीय घायल नहीं हुआ, लेकिन चीन ने 4:30 बजे एक साथ शेलिंग शुरू कर दी। आसमान से बरसते बारूद ने हालात खतरनाक कर दिए। शैतान सिंह ने जवानों से कहा, चाहो तो पीछे हट सकते हो। अहीर जवानों का जवाब आया, चिंता मत कीजिए साहब, हमें भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद हासिल है। मेजर मुस्कुराए, मैं भी यादव हूँ, भाटी लगा है तो क्या हुआ। उनकी बातें लगातार हौसला दे रही थी, लेकिन 20 मिनट की शेलिंग ने सब कुछ तहस नहस कर दिया था। जवानों के पास पुरानी 303 राइफलें थीं, जो चीन की हैवी आर्टिलरी के सामने कुछ भी नहीं थी। ठंड इतनी कि मोटे दस्तानों में ट्रिगर पर उंगली रखी नहीं जाती। फिर भी भारतीय जवानों ने सीने पर गोली खाकर लड़ाई जारी रखी। कई के पैर कुचल दिए गए, कुछ हथियार टूट गए, मगर उन्होंने दुश्मनों को हाथों से पकड़कर पहाड़ी से नीचे फेंक दिया। लेकिन ये बहादुरी ज्यादा देर नहीं चल पाई। मेजर शैतान सिंह बुरी तरह घायल हो चुके थे। कंधे पर शैल लगा, फिर एक साथ 10 से ज्यादा गोलियां पेट में धंस गईं। रामचंद्र यादव ने देखा, आते बाहर आ चुकी थी। मेजर ने आखिरी बार कहा, रामचंद्र जाओ और बता देना चार्ली कंपनी कैसे बहादुरी से लड़ी और शहीद हो गई। 5:15 बजे उनकी सांसें थम चुकी थी।
रामचंद्र ने उनका जिस्म बर्फ से ढक दिया। निहाल सिंह उनके अंगरक्षक घायल हाथों के बावजूद LMG के पुर्जे अलग करके दुश्मन को इस्तेमाल से रोकना चाहते थे, मगर चीनी सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया। फिर भी रात में उन्होंने कमाल की हिम्मत दिखाते हुए 19 नवंबर को हेडक्वार्टर पहुंचने में कामयाबी हासिल की। शुरुआत में किसी को उनकी बातों पर यकीन तक नहीं हुआ। इतिहासकार रचना बिष्ट बताती हैं, वो जवान जो लौटे थे उन्हें महीनों तक कायर कहा गया। गांव वालों ने बात करना छोड़ दिया, बच्चों को स्कूलों से निकाल दिया गया। 3 महीने बाद फरवरी 1963 में एक चरवाहे ने बर्फ में जमे हुए शव को देखकर खबर दी। जवान अपनी पोजीशंस पर ही जमे हुए थे, जैसे मौत के बाद भी चौकी न छोड़ी हो। कुछ के हाथों में हथियार अभी भी जकड़े हुए थे। मेडिकल टीम को हथियार अलग करने में पसीने छूट गए। इस जंग में लगभग 113 भारतीय जवान शहीद हुए। कैप्टन रामचंद्र बताते हैं, शैतान सिंह साहब ने अकेले लड़ाई नहीं लड़ी, लड़ाई तो दादा किशन की औलादें लड़ रही थी। और साहब खुद भी कहा करते थे कि मैं भी किशन का ही वंशज हूँ। एक दिन बंकर के अंदर मेरी उनसे बात हुई। मैंने कहा, साहब मैं तो आपको जय माता कहता हूँ और आप यहाँ दादा किशन की तस्वीर लगाते हैं। साहब मुस्कुराए और बोले, बेटा हम सब उसी के बच्चे हैं, नाम अलग हो सकते हैं लेकिन रगों में वही हिम्मत बहती है। शौर्य से भरी इसी कहानी के बारे में शायद कहा गया होगा, सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बागपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों।